हमने लास्ट टाइम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ लिया था सारा, कायरल कार्बन है, ये सारा कंसेप्ट हो गया। और ये पढ़ा था कि पीपीएल की रोटेशन होती है, एनिमेशन भी आपसे शेयर हो गई थी। अब एक टर्म है जो सीधी तो नहीं पूछेंगे, लेकिन कंपटीशन में या जब आगे क्वेश्चन आने हैं उसमें काम आनी है। दैट टर्म इज स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन। अब स्पेसिफिक रोटेशन टर्म क्यों आई? देखिए, हमने ये पढ़ा कि पीपीएल को रोटेट करता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बाय सर्टेन एंगल। अब इसलिए कि लोग आपस में लड़ते ना रहे फॉर द सेम कंपाउंड, कि इस कंपाउंड में एंगल ऑफ रोटेशन इतना है, उसमें इतना है, ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, वो क्यों आ सकती हैं? इसलिए आ सकती हैं कि एक स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करता है विद 1 मोलर कंसंट्रेशन, दूसरा करता है विद 2 मोलर कंसंट्रेशन, तीसरा किसी और कंसंट्रेशन से करे। कहने का मतलब है, अगर लोग या स्टूडेंट्स डिफरेंट कंसंट्रेशन से करते हैं काम, तो रोटेशन बदलनी नेचुरल। उसके बाद जो लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब है वो कितनी है, उससे आंसर में फर्क पड़ना है, लाइट कितनी पास हुई। तो लोगों ने एक ना स्टैंडर्ड बना दिया कि आपने जैसे एक्सपेरिमेंट करना है करो, एंड में इस पैरामीटर में फिट हो जाओ, ताकि सब केसेस में एक कंपाउंड में एक ही आंसर आए। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं तो एक ही होता है, तभी हम कहते हैं ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। इमेजिन करो 15 लाख बच्चे अपीयर हो तो 15 लाख क्वेश्चन पेपर हो, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड के ना बहुत डिफिकल्ट है। तो लड़ाई होगी, उसका पेपर आसान आ गया, मेरा डिफिकल्ट आ गया। और हमेशा अपना ही पेपर डिफिकल्ट लगता होता है, दूसरों का पेपर बहुत आसान लगता है। किसी के स्कूल का पेपर उठा के देख लो, बच्चे ऐसे कहते हो मेरा तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, मेरा अधिक पेपर। क्योंकि अपना पेपर खुद देना पड़ता है, वो मुश्किल लगता है। तो एक ही पैटर्न बनाया गया, वो पैटर्न क्या है? इसको शो करते हैं बाय फॉर्मूला अल्फा टी लैम्डा इक्वल टू अल्फा ऑब्जर्व ओवर एल इंटू सी। एल इंटू सी। पहले आप ये फॉर्मूला लिख लो। अल्फा लैम्डा टी अल्फा ऑब्जर्व्ड एल इंटू सी। अब लेटर्स के मीनिंग्स क्या है? वेयर ये जो अल्फा हमने स्क्वायर ब्रैकेट में डाला है, दिस मींस स्पेसिफिक रोटेशन। दिस इज सिंबल फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है खास। जब हमने खास वैल्यू ले ली, और अल्फा ऑब्जर्व, ये है ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन, जो एक्सपेरिमेंट में आएगा। एल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब इन डेसीमीटर, को फिक्स कर दिया इन डेसीमीटर। लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब इन डेसीमीटर। फिर आ गई सी। अब मेरे पास स्पेस कम है बोर्ड पे, कुछ मैं रब कर रहा हूं।
सी आ गई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर सीसी। कोई मोलर नहीं लिया, ग्राम पर सीसी में लेना कहता है। ये ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन, ये लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब डेसीमीटर के अंदर, और कंसंट्रेशन ग्राम पर सीसी। इससे क्या होगा, सारे लोगों के आंसर एक ही आ जाएंगे, यूनिट सेम हो गए। यूनिट सेम किए तभी आंसर सेम आएंगे। और जो यहाँ पे टी यूज किया गया है वो टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट है, वो हमने फिक्स लेना है, स्टैंडर्ड 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो लैम्डा है वो वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक, यानी कि एक ही वेवलेंथ हो एक कलर की, मोनोक्रोमैटिक सोडियम लाइट। इस एक्सपेरिमेंट में सोडियम लाइट यूज करते हैं 5890 आइसो। तो ये तो कांस्टेंट ही हुए ना टेम्परेचर और लैम्डा, इसलिए इधर लिख दिया। एक्सपेरिमेंट में लाइट कौन सी यूज की वो बता दिया, जो हमने लाइट पास की बीपीएल बना के, उसकी वेवलेंथ ये थी। इसी से एक्सपेरिमेंट करते हैं सोडियम लाइट के साथ, और टेम्परेचर भी बता दिया। फॉर्मूला याद हो गया, अल्फा ऑब्जर्व्ड ओवर एल इनटू सी। एक बार इसको अप्लाई कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट। अब आपको मेन जो बात है ना वो ये है कि डिफरेंस समझ आए, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन अलग है और स्पेसिफिक रोटेशन अलग है। केमिकल काइनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट न्यूमेरिकल्स करते वक्त एक न्यूमेरिकल आया था स्पेसिफिक रोटेशन का, मैंने स्किप कर दिया था। मैंने कहा था ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, क्योंकि उस दिन स्पेसिफिक रोटेशन समझाना ही पॉसिबल नहीं था। आज हमने कितना पढ़ा तब ये लिख पाए, और तब जाके ये क्वेश्चन की हालत में पहुंचे। देखो, कैलकुलेट द स्पेसिफिक रोटेशन, कैलकुलेट द specific rotation of an optically active pure substance, of an optically active pure substance if solution contains 0.75 gram per 10 ml and placed in 1 decimeter long, polarimeter tube, and observed rotation at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ब्रैकेट में लिखो डी लाइन, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, डी लाइन इज प्लस 1.2 डिग्री। अब देखिए, पहले तो लैंग्वेज समझ आए सारी जो इस क्वेश्चन में हमने यूज की है। कंसंट्रेशन आ गई 0.75 ग्राम पर 10 ml। जो डिवाइड कर दिया तो अपने आप पर ml बन गया ना, वो जो 10 ml पे इतना है, डिवाइड कर दिया तो पर ml हो गया, पर सीसी पर यूनिट। लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब इज 1 डेसीमीटर, टेम्परेचर गिवन है 25, और डी लाइन, डी यूज करते हैं सिंबल फॉर सोडियम लाइट। याद करो, D1 D2 लाइन +1 से पढ़ रहे हैं। सोडियम की जो दो वेवलेंथ आती है ना, 5890 5896 एंगस्ट्रॉम, उसको डी लाइन बोलते हैं। और ऑब्जर्व रोटेशन इज प्लस 1.2 डिग्री। अब निकालना क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन। ये फॉर्मूला दोबारा लिख लो कॉपी में। तो
स्पेसिफिक रोटेशन आ गई, ऑब्जर्व रोटेशन। अब देखिए यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, प्लस का मतलब है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, प्लस का मतलब है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ये मैथमेटिकल क्लास माइनस नहीं है, डेक्स्ट्रो है लीवो। ये आपके पास आ गया बेटा प्लस 1.2, लेंथ आ गई पॉइंट, कंसंट्रेशन आ गई 0.75 by 10 और लेंथ आ गई 1 डेसीमीटर। क्वेश्चन खत्म। अब डिफरेंस समझ आ गया ऑब्जर्व रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन का। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आता है प्लस 16 डिग्री। ये आंसर आता है प्लस 16 डिग्री। बड़ा क्वेश्चन समझ आया। और सबसे बड़ी बात, डिफरेंस समझ आना कि स्पेसिफिक रोटेशन अलग है और ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन अलग है, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर। तो ये क्यों बनाया गया? स्टैंडर्डाइज करने के लिए। याद करो प्लस वन में जब एंथैल्पीज की डेफिनेशंस भी करते थे ना, तो हम ऐसे लिखते थे पर मोल, तभी कंपैरिजन करना पॉसिबल था। अब हम ये कहते हैं कि हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन इज मोर देन कार्बन, तो तभी कह सकते हैं ना अगर उसको एक ही स्केल पे देखेंगे। ऐसे ही ये एक स्केल होगी सारी स्पेसिफिक रोटेशन। अगला पॉइंट, the number of optical isomers is equal to 2 raised to power n। अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला देखें तो वो ये है 2 raised to power n, where n equals to number of chiral carbon atom। उस कंपाउंड में chiral carbon atoms कितने हैं? This is called as von Hoff formula। highlight the words von Hoff formula। इसको बोलते हैं von Hoff formula, 2 raised to power n। आपने सिर्फ chiral carbon ढूंढने, जैसे क्वेश्चन आ गया देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इन ग्लूकोज। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इन ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला आ गया CHO। क्या करो आप लोग, ऐसे लिख लो CHO, फिर 4 कार्बन लिख के लास्ट कार्बन पे CH2OH लिख लो, CH2OH। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब याद रखना मेरी ये बात, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखते वक्त जो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन, उसमें OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना। बस ये याद कर लो, आप कभी गलती नहीं खाओगे। ये OH थर्ड कार्बन पे इस साइड आ, इसका मतलब बाकी OH किधर होंगे? राइट हैंड साइड। ये OH आ गया,
ये OH आ गया, ये OH आ गया, तो वैलेंसी पूरी करनी है, बाकी हाइड्रोजन लगा दो ऐसे। जब सारा बना हुआ देखते हैं तो कंफ्यूज होके बैठ जाते हैं, फिर याद करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया उसको पकड़ लो, थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप ऑन लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। अब इसमें कायरल कार्बन ढूंढिए। अब देखिए जैसे मैं इस कार्बन को लेता हूं, ये कायरल है, इस पे स्टार डाल दिया। कायरल की पहचान क्या करवाई गई? चारों ग्रुप जो अटैच है वैलेंसी से डिफरेंट हो। अब जैसे इसमें एक CHO है, दूसरा H है, तीसरा OH है, तो फोर्थ कौन है? ये सारा, उसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, ये सारा ही चार वैलेंसी के साथ है। ऐसे ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। कैसे? एक H, एक OH, एक CH2OH, एक बाकी सारा, ऐसे देखते हैं। तो चारों कार्बन कायरल है, तो इसमें नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए 2⁻n। तो आंसर इज 16 आइसोमर्स। अब ड्रॉ नहीं करेंगे हम 16, बस कैलकुलेट करेंगे। इतना बड़ा तो एक बनाया, तो ये 16 आइसोमर्स बनेंगे 16। अब 16 में लिख लो ब्रैकेट में 8 डेक्स्ट्रो प्लस 8 लीवो, टोटल 16 होने हैं, फिर कंफ्यूजन ना हो जाए। 16 डेक्स्ट्रो 16 लीवो, 8 डेक्स्ट्रो 8 लीवो। सबको वांट ऑफ फॉर्मूला समझ आ गया, याद हो गया, अप्लाई करना भी आ गया। इसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्शन। और एग्जाम में एक्सेप्शन आर द रूल। यहाँ पे एक्सेप्शन है, लेकिन वहां पे रूल ही यही है, एक्सेप्शन ज्यादा आती है। अभी हमने इतनी लंबी चौड़ी कथा पढ़ी, इतना टाइम लगा के पढ़ा, सीख लिया, आ भी गया कि कायरल कार्बन तो कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। 99% मॉलिक्यूल में यही रूल है जो पढ़ के आए सारा। जो 1% रह गया एग्जाम में वो आ जाता है, जिसमें कायरल कार्बन नहीं है और वो ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल कार्बन है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है, वो डिस्कस कर जा रहे हैं एक्सेप्शन। पॉइंट ए, कैपिटल ए, ऑप्टिकली inactive with more than one chiral carbon atom। ये केस है। ठीक है, अनर वीडियो ऑन कर ले बेटा। गुरकीरत, लिखो when more than one, when more than one chiral carbon, when more than one chiral carbon atoms are present, chiral carbon atoms are present in an organic compound, it may or may not be optically active। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटीज है। It may or may not be optically active।
but with one chiral carbon atom, compound is surely optically active. अगर एक ही chiral कार्बन है तो फिर तो वो कंपाउंड पक्का ऑप्टिकली एक्टिव। पॉइंट समझ आ गया? अगर एक से ज्यादा है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों? वो सिमेट्री आ सकती है। देखो एग्जांपल, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, इसका फॉर्मूला है CHOH, CHOH, COOH, CHOH, COOH, CHOH, COOH। ध्यान देना बोर्ड पे, जैसे ये लिखा है COH यहां पे आ गया, COH यहां पे आ गया, HOH, HOH। अब ये कंपाउंड लिखा है। अब ध्यान दो, इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। कहा गया था सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, अगर सिमेट्री आ गई तो कंपाउंड विल बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये दोनों इक्वल हाफ प्रोड्यूस हो गए ना। हालांकि ये कार्बन भी कायरल है और ये भी कायरल है, मार्क कर लो जाए, ये भी कायरल है और ये भी कायरल है। इज इट ओके? अब इससे क्या होना है कि जो पीपीएल की रोटेशन इसने करनी है, दूसरे पार्ट ने इक्वल एंड ऑपोजिट कर देनी है। तो आपस में ही पीपीएल की रोटेशंस कैंसिल हो जानी है। ऐसे कंपाउंड्स को जिनमें पीपीएल की रोटेशन ऐसे कैंसिल हो जाएं, इसको बोलते हैं मीजो कंपाउंड। कौन से कंपाउंड मीजो होते हैं? जिनमें मोर देन वन कायरल है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। और क्यों है इनएक्टिव? ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका पूरा नाम बनेगा मीजो टार्टरिक एसिड। मीजो टार्टरिक एसिड। वीडियो ऑन रखो, फटाफट बंद कर देते हैं। गुरकीरत आप भी ऑन करो। कार्तिकेय समझ आया पॉइंट? मीजो टार्टरिक एसिड। अनहद ऑन कर वीडियो। मीजो टार्टरिक एसिड, ठीक है? मीजो टार्टरिक एसिड लिखो। मीजो टार्टरिक एसिड is optically inactive. Mesotartaric acid is optically inactive due to, ये वर्ड लिखना एग्जाम में आ जाता है, इंटरनल कॉम्पनसेशन। Highlight the words इंटरनल कॉम्पनसेशन। इसका क्या मतलब होता है? दैट इज
Rotation of PPL, rotation of PPL caused by one part. Rotation of PPL caused by one part of the molecule is cancelled by the other. जो एक पार्ट की रोटेशन है दूसरा उसको कैंसिल कर रहा है. फिजिक्स में नंबर अच्छे आ गए, केमिस्ट्री में बुरे आ गए, आपस में ही कट मरे, है ना. सब में अच्छे चाहिए, ऐसा नहीं कि आपस में कंपनसेट होके बैठ गए. तो ये तो आपस में कंपनसेट हो गया ना. जैसे आप अपने आप क्वेश्चन सोचो और अपने आप ही आपको आंसर मिल जाए, उसे क्या बोलेंगे? इंटरनल कॉम्पनसेशन. और अगर आपको उसका आंसर टीचर से जाके मिले तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन. वर्ड समझ आया? इंटरनल कॉम्पनसेशन एंड एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन. एंड द स्टार एक और स्पेशल पॉइंट, number of optical isomers, number of optical isomers for the molecules having plane of symmetry. जैसे ये लिखा है plane of symmetry is equal to 2 raised to power n minus 1. अब यहां पे 2 raised to power n नहीं आया, 2 raised to power n minus 1, where n equals to number of chiral carbon atoms. Where n equals to number of chiral carbon atoms. Number of chiral carbon atoms. अब देखो, अगर हम पिछले फॉर्मूले के मुताबिक चलते, इसमें 2 chiral carbons हैं, तो आंसर आता है 2 raised to power 2. तो क्या बनता? 4 आइसोमर्स. इसमें 4 नहीं बनेंगे. देखो एग्जांपल, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इन टार्टेरिक एसिड, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इन टार्टेरिक एसिड, वो आ गया 2 raised to power 2 minus 1. तो आंसर इज 2. 4 नहीं है इसमें आंसर. 2 raised to power n minus 1. अब बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ये. अब टार्टेरिक एसिड पढ़ा है हमने, तो टार्टेरिक एसिड में 2 raised to power n minus 1 का फॉर्मूला लगा. ये ना पढ़ा हो हमने फॉर्मूला, तो हमने इसका आंसर फटाफट 4 लिख के आना है. क्वांटम फॉर्मूला 2 raised to power n. और दूसरी बात, ना पढ़ा हो तो कई बच्चे इसी पे लड़ जाते हैं कि टार्टेरिक एसिड तो मीजो ही होता है. ज्यादा बुक्स में यही लिखा हुआ है, मीजो टार्टेरिक एसिड. अब ये ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होगा अगर हम ऐसे लिखें? कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो ऐसे ही है, यहां तक सेम है. फर्क क्या है? OH इस साइड पे, इसे बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन का फर्क है. अब अगर हम ड्रॉ करेंगे इसकी मिरर इमेज, तो कैसे बनेगी? आप खुद ड्रॉ कर सकते हो. इस तरफ OH, इस तरफ. आया समझ? दोनों मिरर इमेज है ना. अब इसको उठा के ऊपर के तो क्या बनेगा? नॉन सुपरइम्पोजेबल. दिस इज डेक्स्ट्रो टार्टेरिक एसिड एंड दिस इज लीवो टार्टेरिक एसिड. अब ऐसा नहीं है कि टार्टेरिक एसिड सिर्फ मीजो ही होता है, आगे डेक्स्ट्रो लीवो. अब इसमें 2 कायरल कार्बन है, ये कार्बन कायरल है, और ये फॉर्मूला ना किया हो तो हम इसका आंसर 4 लिख के आएंगे. तो अभी हमने क्या पढ़ा? जब एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो कंपाउंड मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव. गॉट इट?
कंपाउंड मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। अगर अगर एक कायरल कार्बन है फिर वो श्योरली ऑप्टिकली एक्टिव है। करो पूरा। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि जब कायरल कार्बन एक से ज्यादा है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। अब पॉइंट बी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विदाउट कायरल कार्बन एटम। ये बड़ा खास है, कायरल कार्बन तो है नहीं और फिर भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। एक बात याद रखना, ये बात पक्की होगी, एब्सेंस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री नहीं हो सकती उसमें। एब्सेंस ऑफ सिमेट्री का मतलब है प्रेजेंस ऑफ कायरलिटी। ये वर्ड बहुत बड़े हो गए अगर समझ आ जाए। कायरलिटी का मतलब सिर्फ कायरल कार्बन नहीं है। कायरलिटी का मतलब है कि उसमें नॉन सुपरइम्पोजेबिलिटी है। याद करो, कायरलिटी का मतलब हैंडेडनेस, डिससिमेट्री है। कायरल कार्बन होना उसकी एक पहचान है और 99% वो ठीक है, 1% एक्सेप्शन आती है। एग्जाम में वो बड़ा मेजर हो जाता है। अब विदाउट कायरल कंपाउंड कैसे ऑप्टिकली एक्टिव होता है, उसमें फर्स्ट एग्जांपल एलीन्स। एलीन्स कंपाउंड्स की कैटेगरी है जिसमें डबल बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन्स पे होता है। जैसे एग्जांपल आ गई CH3CH, डबल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड CH, CH3। नाम करेंगे तो 1 2 3 4 5 पेंटा 2 3 डाइन। जिन कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन्स पे हो उसको एलीन बोलते हैं। इट्स ए टाइप ऑफ कंपाउंड्स। नाम इसका 2 3 डाइन, पेंटा 2 3 डाइन। अब ये कंपाउंड कैसे ऑप्टिकली एक्टिव है, देखो ये आ गया C डबल बॉन्ड H। ये क्लास 1 में पढ़ा हुआ है, मैं दोबारा भी रिवाइज करा दूंगा। ये रिप्रेजेंटेशंस CH3, CH। अभी बोर्ड से समझ लो, अगर हम ऐसे बनाते हैं इसका मतलब होता है अबव द प्लेन और इसका डॉटेड का मतलब होता है बिलो द प्लेन। अब यहां पे अगर हम मिरर इमेज बनाए, मिरर इमेज तो आप खुद बना सकते हो अपने आप, कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए।
एक हो गया डेक्स्ट्रो, दूसरा हो गया लीवो। तो इसमें सिमेट्री नहीं आ सकती। ये सिमेट्री कैसे आती? ये अगर अबव द प्लेन होता और ये होता बिलो द प्लेन, तो फिर ऐसे पास करते, स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट पासिंग थ्रू सेंटर और आगे पहुंच जाते। दूसरी एग्जांपल है नंबर 2, substituted बाइफिनाइल। ये एग्जांपल याद रखनी है क्योंकि एक्सेप्शंस हैं, रूल नहीं है। रूल तो हो गया कायरल कार्बन। दो एग्जांपल है, एक एलीन्स और एक सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल। ये कैसे? इसमें एक ही ड्रॉ करूंगा। ये रिंग है, इधर कार्बोक्सिल ग्रुप, इधर नाइट्रो ग्रुप। थोड़ा मैंने ये बॉन्ड बड़ा बना दिया कि बनाना आसान हो जाए। अब ध्यान दे रहे हैं इसको कैसे बनाना है, बड़ी खास पॉइंट है। इसको ऐसे बनाना, समझ अच्छा आ जाए, मैंने ऐसे बना दिया। ऐसे बनाने का मतलब यहां पे लगाया कार्बोक्सिल ग्रुप, और यहां पे लगाया नाइट्रो। ऐसे बनाने का मतलब है ये जो नीचे बनाया है ऐसे, कि ये मॉलिक्यूल में ये वाला जो पार्ट है ना ऐसे नहीं पड़ा हुआ। आप देखिए खुद, इधर वीडियोस ऑन करो प्लीज। ये ऐसे नहीं पड़ा हुआ, कैसे पड़ा हुआ है? ऐसे पड़ा हुआ। अब मैं हाथ अगर अपना ऐसे रखता हूं, देखो तो आपको ऐसे नजर आता है ना। अब देखो इधर, ये रिंग ऐसे पड़ा हुआ है, ये वाला रिंग ऐसे है, इसे बोलते हैं वर्टिकली, और ये रिंग कैसे है? हॉरिजॉन्टली। तो आपको ऐसे नजर आ रहा हाथ, इसलिए इसको थिक बनाया। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये जो पार्ट है ये हॉरिजॉन्टली पड़ा है, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये जो पार्ट है ये वर्टिकल पड़ा है। ऐसा इसलिए समझा रहे हैं कि समझ आ सके कि सिमेट्री आ ही नहीं सकती इसमें। जैसे ये दो पेनी है, ये देखो, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली, ये वर्टिकली हो गया और ये हॉरिजॉन्टली हो। पॉइंट समझ आया बेटा? इनमें कोई कायरल कार्बन नहीं है और फिर भी ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि सिमेट्री नहीं है इसमें। गॉट इट? इसको बोलते हैं 6 डैश डाइनाइट्रो डाइफिनिक एसिड। अब कैसे लगा पता ये ऑप्टिकली एक्टिव है? तो जवाब है लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करो, ये रोटेशन करते हैं बीपीएल। अब नंबरिंग ऐसे करते हैं, 1, ये 1 डैश, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें इधर आएगा 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश। तभी बोला गया 6 डैश। तो नाइट्रो ग्रुप है वो 6 और 6 डैश पे आएगा।
लेकिन बाइक्राइज में नंबर 1 मिलता है जहां से 2 रिंग जुड़े हुए कार्बन। 6,6 डैश ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है, ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ 6,6 डैश डाई नाइट्रो डाइफेनिक एसिड, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट, हमने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड सीख लिए, उनका फॉर्मूला सीख लिया, फिर हमने एक्सेप्शन सीख ली। नाउ व्हाट आर वी रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन ये टर्म यूज होनी है SN1 मैकेनिज्म में, जो आपके सिलेबस में और पक्की आनी टर्म एग्जाम में। रेसिमाइजेशन लिखो, when equal amounts of dextro and levo forms of same compound, ये बहुत जरूरी है, same compound are mixed, comma, the resultant mixture is found to be optically inactive. This mixture is called as racemic mixture. This mixture is called as racemic mixture or racemic modification or DL mixture। डेक्स्ट्रो लीवो इकट्ठे हो गए और ऐसे लिखा मिल सकता है प्लस माइनस मिक्सचर, इकट्ठे हो गए दोनों, प्लस माइनस मिक्सचर। This mixture is optically inactive. This mixture is optically inactive due to external compensation. I read the word external. क्या किया, क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कि डेक्स्ट्रो लीवो आइसोमर्स की मिक्सचर ले ली। कैसे? दोनों आइसोमर्स के सेम अमाउंट लिए, जैसे मान लो 50 ग्राम डेक्स्ट्रोलैक्टिक एसिड, 50 ग्राम लीवोलैक्टिक एसिड, दोनों को मिला दिया, सॉल्यूशन में डाली। ऐसी रिजल्टेंट मिक्सचर जो होगी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। क्यों? रोटेशन ऑफ वन इज कैंसल्ड बाय द अदर। लेकिन ये बाहर से आया कंपाउंड, उस कंपाउंड का पार्ट नहीं था, इसलिए नाम आया एक्सटर्नल कंपनसेशन। रोटेशन ऑफ पीपीएल कॉज्ड बाय डेक्स्ट्रो इज कैंसल्ड बाय लीवो। अब अगर हम डेक्स्ट्रो लेते लैक्टिक एसिड का और लीवो लेते 2-क्लोरोब्यूटेन का, तो फिर हमें थ्योरेटिकली नहीं पता कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि किसी की स्पेसिफिक रोटेशन कुछ हो सकती है, किसी की कुछ हो सकती है। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था स्पेसिफिक रोटेशन का ना, वो समझने में हेल्प करता है। अब मान लो कि ये जो आया था आंसर प्लस 16 डिग्री, अभी हम न्यूमेरिकल करके आए थे, तो डेक्स्ट्रो हो गया प्लस 16, तो लीवो पक्का होगा माइनस 16। अगर कंपाउंड सेम है तो इक्वल ऑपोजिट। अब ऐसी मिक्सचर को मिलाओगे तो रिजल्टेंट मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसी मिक्सचर को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। कंसेप्ट समझ आ गया?
इसके बाद लिखो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर is called as racemization. Is called as racemization. Is it okay? इसका नाम है racemization. Process का नाम. Form racemic mixture. Put up a star and write. In nature, all compounds are found in racemic form. नेचर में ऐसे मिलते हैं रेशमिक फॉर्म. उनको सेपरेट करना पड़ता है इनटू डेक्स्ट्रो एंड लीवो. रेजोल्यूशन, तो मैथ्स पे वर्ड यूज करते हो रिजॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना, सेपरेट करना. अब रेशमिक मिक्सचर है उसको सेपरेट करना है इनटू डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म्स. उसी का नाम है दिस रेजोल्यूशन. बिकॉज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ racemic mixture the process of separation of racemic mixture into its enantiomeric components. Components कौन होते हैं मिक्सचर के? enantiomers. Into its enantiomeric components is called as resolution. Actually वो इकट्ठे थे, सेपरेट करना. It can be done by number 1, mechanical method. Number 2, biological method. Number 3, chemical method. 3 मेथड. उन मेथड की डिटेल्स नहीं करनी हमने, समझा. मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? मशीन्स के साथ. इवन विद हैंड्स, हैंड भी मशीन ही है. हैंड के साथ सबसे पहले लुईस पैस्चर ने हाथों से किए थे सेपरेट, है ना. आज थोड़ी आइडिया आता है, शुरू में तो बहुत मेहनत होती है हर काम के अंदर, बाद में तो फिर काम दौड़ता है अपने आप. तो लुईस पैस्चर ने हाथों से सेपरेट किए तो 2 कंपाउंड्स बन गए जो कि मिरर इमेजेस थे एक दूसरे के, वो भी नॉन सुपरइम्पोजेबल. बायोलॉजिकल मेथड, बाय नेचर ऐसे है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे कैन ईट ओनली वन टाइप ऑफ आइसोमर. अगर बेटर वर्ड है, अगर हम बोले दे कैन डाइजेस्ट ओनली वन टाइप ऑफ आइसोमर. खा तो सकते हैं, खा लो. अब ह्यूमन बींग्स क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. अब मार्केट से ग्लूकोज लेके आओ, कई कंपनी ने तो ब्रांड नेम बनाया डेक्स्ट्रोज, क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है. अगर हम डेक्स्ट्रो लीवो दोनों खा लेंगे, डेक्स्ट्रो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा, लीवो पास आउट हो जाएगा, टिकेगा नहीं. लैब में कैसे करते हैं? बैक्टीरिया लेके फीड कर दिए रेशमिक मिक्सचर पे, उन्होंने एक खा लिया, एक बच गया प्लेट के अंदर, अपने आप सेपरेट हो गया. पर इसमें लॉस हो गया 1 आइसोमर का.
इसलिए बेस्ट है केमिकल मेथड। वो तो केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, दोनों में सेपरेट कर लेते हैं एंड वी कैन ऑब्टेन बोथ आइसोमर्स डेक्स्ट्रो एंड लीड। समझ आ गया रेजोल्यूशन? देन पुट अप हेडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसमें नंबर 1 है पर्सपेक्टिव फॉर्मूला। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना मेरी बात इस पर्सपेक्टिव से है, इस एंगल से, मेरा पर्सपेक्टिव ये है, मेरी सोच ये है, ऐसे पर्सपेक्टिव है। क्या पर्सपेक्टिव है? कि मॉलिक्यूल तो 3 डायमेंशनल है, लिखना उसको पेपर पे है। अब पेपर तो 3 डायमेंशनल नहीं है, बोर्ड 2 डायमेंशनल है, कॉपी आपकी 2 डायमेंशनल, लेंथ ब्रेड्थ हाइट थोड़ी है इसकी। हम क्या करेंगे, 3D फॉर्मूले को लिखेंगे 2D में, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये नहीं कि हो जाएगा, रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे, ये कार्बन लिखी, ऐसे इसको थिक लाइन से बना दिया, ए बी डी ई। इसमें एक लाइन ऐसे है, इसका मतलब है इन द प्लेन। और जो हम थिक लाइन बना रहे हैं इसको बोलते हैं वेज। इसका मतलब है अबव द प्लेन। और एक हम डॉटेड बना रहे हैं, इसका मतलब है बिलो द प्लेन। इसको बोलते हैं डैश। इन द प्लेन, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। 3 डायमेंशनल को लिख लिया 2 डायमेंशन के, सिंबल्स दे दिए उसको। ऐसे क्यों बनाया, क्यों सिंबल बनाए? जो अबव द प्लेन होगा वो हमें ज्यादा अच्छा नजर आएगा, उसको बड़ा बना दिया। जो बिलो द प्लेन होगा वो कम नजर आएगा। जैसे आप देखो ना, ये हाथ है, अब ये प्लेन है सारा। अब मॉलिक्यूल यहां लिखते हैं तो अबव द प्लेन, नीचे जा रहा है तो बिलो द प्लेन, वो नजर कम आएगा। अब टेबल में बना के देखिए। इसलिए जो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, above the plane means towards observer, below the plane means away from observer, वो कम नजर आएगा, इसलिए हमने उसको ऐसे बना दिया। इसके बाद नंबर 2, wedge and dash formula। जैसे ये कार्बन है, इसमें दोनों तरफ वेज बना दिया।
ऐसे भी शो कर, और ये बीच में कायरल कार्बन है, ए बी पी। वेज का मतलब है above the plane, और डैश का मतलब है below the plane। ऐसे कम मिलेंगे आपको। सेंटर में कौन है? कायरल कार्बन। वेज एंड डैश फॉर्मूला। अब जो सबसे ज्यादा मिलेगा, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सबसे ज्यादा बुक्स में यही मिलता है, पेपर में भी यही आता है। फिशर प्रोजेक्शन, जब वर्ड कहते हैं प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट किया हुआ है नहीं, लिख लिया है, लिख लो प्लेनर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेनर रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल। उसको प्लेन में शो कर दिया, कहता है ऐसे लिख लो। फिशर ने ये आइडिया दिया। कैसे? ऐसे ए बी बी, कितना आसान हो। अब इधर लिख लो हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या आएगा? अबव द प्लेन। जो पिछला किया ना वेज एंड डैश, वहां से समझ आना आसान हो गया। जो हॉरिजॉन्टल थे वो अबव द प्लेन थे, जो वर्टिकल थे वो बिलो द प्लेन। और वर्टिकल लाइन बिलो द प्लेन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कायरल कार्बन। यहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो कायरल कार्बन। और बेटा समझ आया? Put another star. While writing Fisher projection formulae, ये हो नहीं पाना हमसे कवर आज। 516 517 हो गए। अभी हम यही रुक जाते हैं, कल यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। डाउट है तो पूछ लो, ताकि इसको आराम से समझाऊं मैं कल।